नमस्कार साथियों, मैं धर्मराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय संसद की सबसे ताकतवर लेकिन अक्सर अनदेखी कर देने वाली संरचना संसदीय समितियां यानी कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम क्या होती है संसदीय समितियां और कितने प्रकार की होती है तथा इन समितियों के क्या कार्य है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि क्यों इसे लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। हालांकि अनुच्छेद 32 को लोकतंत्र यानी संविधान की आत्मा माना जाता है, लेकिन इसे रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सक्सेस जंक्शन पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम है संसद की समितियां, इस प्रश्न के उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, संसद का काम बहुत ही वृहद, विविध और जटिल होता है, बहुत ही बड़ा होता है। इसमें विविधता पाई जाती है, इसके कार्यों और संरचना में कहीं ना कहीं जटिलता पाई जाती है। साथ ही संसद के पास ना तो पर्याप्त समय होता है कि वह हर बिल, बजट और नीतियों पर संसद में चर्चा कर सके, और ना ही उसके पास इसकी विशेषज्ञता होती है कि समस्त विधायी उपायों और अन्य मामलों की वह गहन छानबीन कर सके। यही कारण है कि संसद अपने कुछ कार्यों को समितियों को सौंप देती है, जो इसे कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है। मतलब उसके पास ना तो विशेषज्ञता होती है और ना ही इतना समय होता है कि वह चर्चा कर सके। इसी कारण के लिए वह जो है अपने कार्यों को समितियों को सौंप देती है ताकि उसके कर्तव्य निर्वहन में उसे मदद मिल सके। साथियों, इन समितियों का जो है संविधान में उल्लेख तो आता है, जो अनुच्छेद 118 में जो है उसका उल्लेख किया गया है, परंतु इसके गठन, कार्यकाल और कार्यों आदि के संबंध में कोई प्रावधान नहीं मिलता है। इन सभी के बारे में संसद के दोनों सदनों के द्वारा बनाए गए कानून को ही प्रभावी माना जाता है। मतलब अनुच्छेद 118 में जिक्र तो है, लेकिन इसके कार्यों और इसके गठन और इसके कार्यकाल के विषय में कोई चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रकार कोई भी संरचना या स्ट्रक्चर तब समिति बनता है जब उसे, या यूँ कह लें कि कोई भी समिति होने के कुछ शर्तें होती है, जिनमें से है पहला कि वो जो है सदन द्वारा नियुक्त हो अथवा निर्वाचित हो, अथवा जो लोकसभा या राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नामित हो। दूसरा है जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है। साथ ही तीसरा है जो अपनी रिपोर्ट सदन को अथवा लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपती है। साथ ही अगला है जिसका कि एक सचिवालय होता है, जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करती है। अब इसके गठन होने के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, उसमें से है पहला कि कार्यकुशलता बढ़ाना, यानी संसद की कार्यकुशलता को बढ़ाना, फिर गहन जांच पड़ताल करना और निष्पक्ष सुझाव देना। तो हम इसमें जो मुख्यतः जानेंगे कि अनुच्छेद 118 में इसका जिक्र है, और इसकी नियुक्ति जो है वो अध्यक्ष करते हैं, या सभापति। अध्यक्ष जो होंगे वो लोकसभा में होंगे और सभापति जो होंगे वो राज्यसभा में। तो मैं जहाँ भी अध्यक्ष और सभापति वर्ड यूज करूँ तो आप समझ लेंगे अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के लिए यूज किया जा रहा है, लोकसभा के जो हेड होंगे वो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, और यहाँ सभापति जो है वो राज्यसभा। तो चलिए हम क्या होता है संसद की समितियां, इस विषय में जान चुके हैं। हम समितियों का वर्गीकरण जानते हैं। तो साथियों, मोटे तौर पर संसदीय समिति को दो भागों में बांटा गया है। एक है स्थायी समिति और दूसरा है तदर्थ समिति या फिर अस्थायी समिति। स्थायी समिति को इंग्लिश में स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, वहीं तदर्थ समिति या फिर अस्थायी समिति को एडहॉक कमेटी कहते हैं। स्थायी समितियां जो होती है वह स्थायी प्रकृति की होती है, जैसा कि इसके नाम से प्रतीत होता है, इसके नाम में स्थायी लगा हुआ है। यह निरंतरता के आधार पर कार्य करती है। इसका गठन प्रत्येक वर्ष तथा समय समय पर किया जाता है। तो यह जो है इसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। इसका गठन जो है प्रत्येक वर्ष किया जाता है, समय समय पर इसका गठन किया जाता है। वहीं तदर्थ समिति की प्रकृति अस्थायी होती है, जैसा कि इसके नाम में भी है लगा हुआ, अस्थायी या फिर तदर्थ समिति कहलाएं। और इसे जो है जिस प्रयोजन के लिए गठित किया जाता है वह समाप्त होते ही इसका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, अर्थात यह समितियां अस्तित्व में नहीं रह जाती है। तो इसका किसी भी कार्य के, यानी प्रयोजन, यानी कोई कार्य के लिए जब इसका गठन किया जाता है, वह कार्य जब समाप्त हो जाता है, मान लीजिए कि किसी घोटाले की जांच करना है, तो उस वक्त जब घोटाले की जांच कर ले, एक एग्जाम्पल के तौर पर, फिर वह जब रिपोर्ट पेश कर दे, उसके बाद फिर वह कमेटी जो है वह भंग कर दी जाती है।
तो अब हम स्थायी प्रकृति के विषय में जानते हैं। स्थायी समिति के विषय में कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थायी समिति को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कि पहला है वित्तीय समिति, दूसरा है विभागीय स्थायी समितियाँ, उसके बाद फिर है जांच समितियाँ, उसके बाद है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति, उसके बाद है सदन के प्रतिदिन कार्यों से संबंधित समिति, फिर सदन या सेवा समिति। तो फिर वित्तीय समिति को 3 भागों में बांटा गया है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, उसके बाद सार्वजनिक उद्यम या उपक्रम समिति, इसी को ही उपक्रम समिति भी कहते हैं। तो इन तीनों को जो है हम वीडियो के अंत में समझेंगे, क्योंकि यह लंबा टॉपिक है और क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन 5 समितियों का जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम अस्थायी समिति को जानेंगे, फिर अंत में हम वित्तीय समिति को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्थायी समितियों में सबसे पहले हम विभागीय स्थायी समितियों की चर्चा करते हैं। तो विभागीय स्थायी समिति की जो है स्थापना जो है 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1993 में इसकी स्थापना की जाती है। इसमें जो है कुल 24 समितियां होती है, मतलब विभागीय स्थायी समिति में ही कुल 24 समितियां होती है। कितनी होती है? 24 होती है। इन 24 स्थायी समितियों के कार्य क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय एवं विभाग आ जाते हैं। तो इन 24 समितियों में केंद्र सरकार के सभी विभाग एवं मंत्रालय इसमें आ जाते हैं। सदस्य के रूप में देखें तो प्रत्येक स्थायी समिति में 31 सदस्य होते हैं, यानी ये 24 समितियां हैं, इसके प्रत्येक स्थायी समिति में कितना? 31 सदस्य होते हैं। 31 सदस्य होते हैं। एक तो 24 इसमें समितियां होंगी, विभागीय स्थायी समितियों में 24 समितियां होंगी, जिसमें कि प्रत्येक समिति के प्रत्येक विभाग के लिए 31 सदस्य होंगे, जिसमें कि 21 जो हैं वो लोकसभा से होंगे और वहीं 10 जो हैं वो राज्यसभा से होंगे। तो आप याद रखेंगे कि 21 जो है लोकसभा और 10 राज्यसभा। इन 31 सदस्य में से 21 जो है वो लोकसभा से चुने जाएंगे या निर्वाचित किए जाएंगे और 10 जो है वो राज्यसभा से। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है संबंधित मंत्रालय हो या फिर विभाग के अनुदान मांग पर लोकसभा में चर्चा एवं मतदान से पूर्व विचार करना। जिस विभाग से ये रिलेटेड होंगे उस विभाग या मंत्रालय के अनुदान मांग पर लोकसभा में जो चर्चा होती है या फिर मतदान होता है, उससे पहले उस मांग पर विचार करना, उस विधेयक पर विचार करना। दूसरा है कि संबंधित मंत्रालय या विभाग के विधेयकों की जांच करना, यानी जो भी विधेयक पेश करने जाएंगे वो लोकसभा में, तो उस विधेयक की उस मंत्रालय से रिलेटेड विधेयक पर ये समितियां उसकी जांच करती है। अब हम देखते हैं जांच समिति क्या होती है। तो यह जो है समिति विधेयकों यानी कि बिल पर पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक महत्व के मामलों पर दायर याचिका को रिक्वेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, एवं आवेदनों यानी एप्लीकेशन पर विचार करती है। तो जांच समिति की चर्चा कर लें तो इसमें जो है कि दायर याचिका हो या फिर आवेदन हो उस पर विचार करती है। और इसमें सदस्य संख्या की बात कर लें तो सदस्य संख्या इसमें होती है 25, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 25, 15 जो है वो लोकसभा से और 10 जो है वो राज्यसभा से। 25 में से 15 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। सदस्य की संख्या आप अवश्य याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जांच समिति में हम जान लेते हैं कि इसमें 25 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 जो है लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। ये जांच समितियां जो है वो स्थायी समिति के विषय में चर्चा की गई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ भी जांच समितियां हैं, लेकिन ये तदर्थ समिति या अस्थायी समिति के विषय में जांच समिति है। परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियों के विषय में जानते हैं। इसकी एक उप समिति होती है सरकारी आश्वासन समिति, जिसमें कि कहा जाता है कि यह समिति जो है मंत्रियों द्वारा सदन में समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं की जांच करती है। मतलब क्या हुआ? मतलब लोकसभा में या फिर राज्यसभा कह लें, वहाँ जो मंत्री जो होते हैं, जो आश्वासन देती है या फिर जो वचन देते हैं या फिर जो प्रतिज्ञा करते हैं कि वह जनता के लिए ये काम करने वाले हैं, तो उसकी यह जांच करता है। और यह भी जांच करता है कि किस सीमा तक उसका कार्यान्वयन हुआ और यानी कि कितना काम हुआ, इसकी जांच करता है और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इसका मुख्यतः काम हो गया क्या?
कि जो सदन में जो है मंत्रियों द्वारा जो आश्वासन दिया जाता है, जो वचन दिया जाता है, जो प्रतिज्ञा की जाती है, उसकी जांच करना और उसका क्रियान्वयन कहाँ तक हुआ है इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं, सदन के प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित समितियाँ। इस जगह वर्ड जो यूज किया जाता है कभी कभी वो दैनानुदिन वर्ड यूज किया जाता है, जिसका मतलब एक ही होता है, यानी प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित जो समितियाँ होती है। क्या होती है ये जो है सदन के प्रतिदिन के कार्यों को देखती है, सदन में कौन कौन से डेली बेसिस पर काम हो रहे हैं कुछ समितियों के माध्यम से देखती है। जैसे इसमें जो समितियाँ होती है वो है कार्य सलाहकार समिति, फिर निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति, फिर तीसरा होता है नियम समिति इत्यादि के माध्यम से जो है यह समिति सदन के कार्यों को नियमित रखती है। अब आगे देखते हैं सदन या सेवा समिति। सदस्यों की सुविधा अथवा सेवा प्रदान करने वाली यह समिति होती है, यानी संसद के सदस्यों को सुविधा अथवा सेवा प्रदान करने वाली यह समिति होती है। इसमें भी कुछ उप समितियाँ होती है, जैसे कि सामान्य परियोजन समिति, फिर आवास समिति, पुस्तकालय समिति, सदस्यों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति। तो इन उप समितियों के माध्यम से सदन की ये समितियां काम करती हैं। तो अब हमने देखा कि स्थायी समितियों में इन 5 समितियों को। अब आगे देखते हैं अस्थायी समिति या फिर तदर्थ समिति के विषय में। समिति या फिर अस्थायी समिति या फिर एडहॉक समिति कह लें, इसके विषय में जानते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जांच समिति, दूसरा सलाहकार समिति। जांच समिति क्या है, तो इसका गठन जो है समय समय पर जो विषय इसके लिए निर्धारित किए जाते हैं या लाए जाते हैं उसकी जांच करना एवं प्रतिवेदन तैयार करना इसका काम होता है। और यह जो इसका गठन जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष और सभापति द्वारा किया जाता है। मतलब ये लोकसभा में अध्यक्ष करेंगे और राज्यसभा में सभापति इसका गठन करेंगे। तो इसका मुख्यतः काम क्या होगा, जो विषय इसके लिए निर्धारित किए जाएंगे उसकी जांच करना और फिर उसका रिपोर्ट तैयार करना। इसमें से चूँकि इसका नाम ही अस्थायी समिति है तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, अस्थायी प्रकृति की यह होगी। उदाहरण के तौर पे देखें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद सदस्यों के आचरण की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है, यानी जांच समिति का। अगर राष्ट्रपति जब अभिभाषण दे रहे हैं उस वक्त कोई सदस्य जो है संसद के अगर कदाचार करते हैं या फिर कह लें कि संसद के नियमों का भंग करते हैं तो उसकी जांच के लिए इस जांच समिति का गठन किया जाता है। साथ ही पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के लिए भी इसका गठन किया जाता है। इसके बाद फिर है शेयर बाज़ार के जो घोटाले हैं अगर वो मतलब पाए जाते हैं तो उसकी जाँच के लिए भी इस समिति का गठन किया जाता है। इसके साथ ही टेलीकॉम लाइसेंस हो या फिर स्पेक्ट्रम के आवंटन तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच के लिए भी जांच समिति का गठन किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके लिए इसका गठन किया जाता है। मुख्यतः हमने 3-4 देख लिए। अब हम जानते हैं सलाहकार समिति क्या होता है। तो किसी विशेष विधेयक, नीतियों या मुद्दों पर विचार करना तथा प्रतिवेदन देना। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट देना। तो इसका गठन जो है किसी विशेष विधेयक हो या फिर नीति हो या फिर कोई मुद्दा हो उस पर विचार करना होता है। विधेयक यानी बिल, नीति या फिर मुद्दा, इन तीनों में से किसी पर विचार करना हो तो उस पर विचार करने के लिए इसका गठन किया जाता है और यह जो है अपना प्रतिवेदन सौंपता है। चूँकि यह भी अस्थायी समिति प्रकृति का होता है और इसका गठन भी अध्यक्ष या फिर सभापति द्वारा किया जाता है। किसी विशेष विधेयक, नीति या फिर मुद्दों पर विचार करने के लिए इसका गठन किया जाता है और उस पर यह रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसका गठन जो है लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति द्वारा किया जाता है, अस्थायी प्रकृति का होता है। इसकी सिफारिशें जो है वो बाध्यकारी नहीं होती है। मतलब ये जो सिफारिश करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि संसद को मानना ही होगा, लेकिन महत्वपूर्ण अवश्य होता है क्योंकि इसके सदस्य जो है वो विशेषज्ञ होते हैं उस विषय के। तो इस वजह से बाध्यकारी तो नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण अवश्य है। बाध्यकारी क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो चुनते हैं, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जनता ही सर्वोपरि है, तो जनता के प्रतिनिधि ही सर्वोच्च होते हैं, ना कि जनता के सेवक। उदाहरण के तौर पर देखें तो इसमें भी कुछ अन्य उप समितियाँ होती है, जिसमें पहला है विधेयक पर सलाहकार समिति, जिसको इंग्लिश में एडवाइजरी कमेटी ऑन बिल कहते हैं। तो यह जो है किसी विशेष विधेयक पर अध्ययन करके सुझाव देती है। तो किसी विशेष विधेयक पर अध्ययन करती है फिर उसका सुझाव देती है, विधेयक पर सलाहकार समिति। उसके बाद दूसरा है संयुक्त सलाहकार समिति,
जब किसी विषय पर दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं तो उस वक्त यह कार्य करती है। कोई भी विषय मान लीजिए, उस पर जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उस वक्त जो है संयुक्त सलाहकार समिति एक्टिव हो जाती है, काम करने लग जाती है। तीसरा है विशेष उद्देश्य समिति, यानी एडहॉक कमेटी फॉर ए स्पेसिफिक इशू। एडहॉक कमेटी फॉर ए स्पेसिफिक इशू, जैसे कि कोरोना काल में बनी समिति या किसी घोटाले की जांच करने हेतु गठित समिति। इसमें से क्या मान लेंगे? कोरोना काल के समय जो समिति गठित की गई थी, या फिर कोई मान लीजिए कि जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था तो उस वक्त जो मतलब समिति का गठन किया गया था वो यही था, विशेष उद्देश्य समिति। किसी उद्देश्य के लिए इसका गठन किया जाता है। तो हमने देखा कि स्थायी समिति में इन 5 समिति के कौन कौन से मुख्य मुख्य बिंदु हैं। वहीं हम अस्थायी समिति यानी तदर्थ समिति यानी एडहॉक कमेटी के विषय में हमने देखा 2 समितियों को, इसके कार्यों को और इसके कुछ उप समितियों को। अब जो है हम स्थायी समिति में वित्तीय समितियों को गहराई से जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम या उद्यमी समिति है। तो आप अगर इसका स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो मैं 2-4 सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें। उसके बाद फिर मैं इसको मिटा के फिर वित्तीय समिति पर चर्चा करने की कोशिश करूँगा। तो स्थायी समिति में हम 5 समितियों को देख चुके थे। छठा समिति रह गया था वित्तीय समितियां। इन समितियों वित्तीय समिति को 3 भागों में बांटा गया, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर सार्वजनिक उद्यम समिति या फिर उपक्रम समिति, ऐसा दे सकता है। इसमें से सबसे पहले हम लोक लेखा समिति को जानते हैं, जिसको कि इंग्लिश में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं। इसका एब्रिविएशन फॉर्म होता है PAC, पैक, ऐसे याद रख सकते हैं। तो यह जो है इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था और तब से यह अस्तित्व में बना हुआ है। इसका स्थापना अगर पूछ ले तो 1921 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत, और तब से यह अस्तित्व में बना हुआ है। कुल सदस्य की बात कर लें तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें 22 होती है, जिसमें कि 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। आप सदस्य संख्या को कुल सदस्य संख्या, साथ ही राज्यसभा से कितने, लोकसभा से कितने, इसको अवश्य याद रखें। एग्जाम में कहीं ना कहीं हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि लोक लेखा समिति से राज्यसभा से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं या फिर निर्वाचित होते हैं या फिर नियुक्त होते हैं, तो आप उत्तर देंगे 7। अब इसके कार्यकाल की बात कर लें तो इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष के लिए इसको मनोनीत किया जाता है। अब चुनाव की बात कर लें तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इसका चुनाव होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है संसद द्वारा इसके सदस्यों का समानुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से इसका चुनाव किया जाता है। इस समिति में जो है किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकती है। इस समिति में मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकती है, मतलब सदस्य के रूप में या फिर अध्यक्ष के रूप में किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं हो सकती है। और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होता है, यानी लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होंगे उसकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। यानी इस समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो समिति के सदस्यों की या फिर उस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कि CAG कहते हैं, कैग कहते हैं, कैग के वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना। क्या कार्य होता है? कैग के यानी CAG के वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार के खर्चों की जांच करना। क्या कार्य होता है? CAG के वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना। जैसे कि आप अपने पापा को अपने खर्च का हिसाब देते होंगे, वैसे ही सरकार जो है लोक लेखा समिति को हिसाब देती है। लोक लेखा समिति जो है सरकार से हिसाब मांगते हैं, जैसे कि आपको पापा
जो आपको पॉकेट खर्च देते होंगे उसका हिसाब मांगते होंगे प्रत्येक महीना, उसी प्रकार जो है ये CAG जो है, CAG की रिपोर्ट के आधार पर लोक लेखा समिति जो है सरकार के खर्चों की जांच करता है। इसको जो है आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। पैक जो है इसको पब्लिक के पैसे का हिसाब इसलिए लिख लेंगे, P से पब्लिक, P से पैक, पब्लिक के पैसे का हिसाब, पैसे का हिसाब। तो आपको हिट कर जाएगा दिमाग में, PAC पैक, पब्लिक के पैसे का हिसाब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। तो यह था लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति या फिर अनुमान समिति या फिर एस्टिमेट कमेटी के विषय में जानते हैं। तो इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1921 ईस्वी में ही इसकी स्थापना का स्रोत जो है स्थायी वित्तीय समिति में देखा जा सकता है। स्थायी वित्तीय समिति में जब इसकी स्थापना हो रही थी लोक लेखा समिति की, तो उस वक्त ही इसकी स्थापना का स्रोत देखा जा सकता है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जो है पहली बार जॉन मिथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। उस वक्त जो है इसमें मात्र 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 में इसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 30 कर दी गई थी। तो उसकी स्थापना की बात कर लें तो आप कहेंगे 1950 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। किसके सिफारिश पर? जॉन मिथाई के सिफारिश पर, जॉन मिथाई के सिफारिश पर, जॉन मिथाई के सिफारिश पर। जब इसकी स्थापना हुई थी उस वक्त इसमें कितने सदस्य थे? तो उस वक्त इसमें जो है 25 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 1956 में इसको बढ़ाकर 30 कर दिया गया। वर्तमान में सदस्य संख्या पूछे तो 30 कर दिया। इसमें जो है केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता। इसमें केवल और केवल लोकसभा के सदस्य होंगे, केवल लोकसभा सदस्य। जैसे कि हमने लोक लेखा समिति में देखा था 7 राज्यसभा से 15 लोकसभा से थे, वैसे इसमें नहीं है। इसमें 30 के 30 सदस्य जो होंगे वो लोकसभा से होंगे। कार्यकाल की बात कर लें तो इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का। और चुनाव की बात कर लें तो इसके भी सदस्यों का निर्वाचन इसी आधार पर होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इसके सदस्यों का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है। इसके समितियों में भी मंत्री जो है नहीं होते हैं। समिति का अध्यक्ष जो होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से किसी को चुना जाता है। हमेशा देखा जाता है कि इसमें जो है सत्ताधारी दल के ही लोग होते हैं, जबकि इसमें जो है विपक्ष के लोग होते हैं उसके अध्यक्ष के रूप में। तो अध्यक्ष के रूप में जो है आप जान लेंगे, अध्यक्ष जो होते हैं प्रायः विपक्षी दल से होता है। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रायः जो होंगे विपक्षी दल से ही होते हैं, जबकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं यानी प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रायः जो है वो सत्ताधारी दल से होता है। अध्यक्ष प्रायः सत्ताधारी दल से, सत्ताधारी दल से। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करते हैं। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है बजट में किए गए खर्चों की जांच करना। दूसरा है यह देखना कि सरकार द्वारा खर्च किया गया पैसा अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार है या नहीं। अर्थव्यवस्था का कुछ सिद्धांत होता है, उस आधार पर सरकार द्वारा जो है पैसा खर्च किया गया है या नहीं, इसकी जांच जो है प्राक्कलन समिति करती है। बजट के खर्चों की जांच प्राक्कलन समिति करती है। खर्चों को घटाने का भी सुझाव प्राक्कलन समिति दे सकती है। उसके बाद है नीतियों के सुधार हेतु सुझाव भी प्राक्कलन समिति दे सकती है। जैसे कि मान लीजिए सरकार ने शिक्षा मंत्रालय को 10,000 करोड़ रुपए दिए, तो प्राक्कलन समिति यह देखती है कि क्या वाकई इस पैसे की ज़रूरत थी, या फिर क्या यह पैसा शिक्षा पर खर्च हुआ, या क्या इससे कोई बेहतर परिणाम हुआ। तो इन सब चीज़ों की जांच प्राक्कलन समिति करता है। तो मुख्य बिंदु आप क्या याद रखेंगे? कुल सदस्य संख्या 22, इसमें 5 लोकसभा 7 राज्यसभा। कार्यकाल कितने? 1 वर्षों का। स्थापना कब हुआ? 1921 ईस्वी में। चुनाव किस आधार पर होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। इसमें कोई मंत्री नहीं होती है,
नहीं होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका कार्य होता है सीएजी के वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर सरकार के खर्चों का विश्लेषण करना, जांच करना। और अध्यक्ष जो होते हैं वो लोक लेखा समिति के प्रायः विपक्षी दल के होते हैं। प्राक्कलन समिति में आप याद रखेंगे कुल सदस्य संख्या 30 होती है। केवल लोकसभा के ही इसमें सदस्य होते हैं। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1950 ईस्वी में जॉन मिथाई की सिफारिश पर हुई थी इसकी स्थापना। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या 25 थी, बाद में सदस्य संख्या 1956 में बढ़कर 30 हो गई। चुनाव की बात कर लें तो इसी आधार पर होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। और अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रायः सत्ताधारी दल के होते हैं। कार्यों की बात कर लें तो बजट पर किए गए खर्चों की जांच करना, यह देखना कि सरकार द्वारा खर्च किया गया पैसा जो है अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। खर्चों को घटाने का सुझाव देती है और नीतियों के सुधार हेतु सुझाव देना इसका कार्य होता है। तो ये मुख्य बातें थी। अब हम देखते हैं लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति, जिसको कि सार्वजनिक उपक्रम समिति या फिर उपक्रम समिति, ये तीनों ही नाम से संबोधित किया जा सकता है। इंग्लिश में इसको कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जिसको कि एब्रिविएशन के फॉर्म में COPU लिखा जाता है। इस समिति की जो स्थापना है 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर पहली बार गठित की गई थी। शुरुआत में इसमें सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन 1974 में यह संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। तो इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1964 में की गई थी। किस समिति के सिफारिश पर? कृष्ण मेनन समिति। कृष्ण मेनन समिति, कृष्ण मेनन समिति आप याद रखेंगे, कृष्ण मेनन समिति। यह समिति किस पे था? जॉन मिथाई समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यह जो भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधान के तहत यह जो है लोक उपक्रम समिति कृष्ण मेनन समिति के आधार पर उसके सिफारिश पर 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, जिसमें कि 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से निर्वाचित होते थे या फिर मनोनीत होते थे। लेकिन 1974 में इसकी संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। कितनी कर दी गई 1974 में? तो इसकी सदस्यों की संख्या 22 कर दी गई। कब? 1974 में। अब जो है इसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से सदस्य जो हैं मनोनीत होने लगे। 15 लोकसभा, 7 जो है वो राज्यसभा से सदस्य निर्वाचित होने लगे। कार्यकाल की बात कर लें तो इसका भी कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। सबों की प्रकृति स्थायी होती है, इस वजह से सबों का कार्यकाल भी आप देख रहे होंगे तीनों का 1-1 वर्ष होता है। इसका अगर चुनाव का बात करें तो चुनाव भी इसी आधार पर होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इसका भी निर्वाचन होता है। सेम प्रोसेस है इसके सदस्यों का ही चुनाव का भी। जिस विधि से लोक लेखा समिति में जो निर्वाचन होता है उसी आधार पर इसका भी चुनाव होता है। कार्य की बात करें तो इसके कार्य में है सार्वजनिक उद्यमों यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज। सार्वजनिक क्या होगा? यानी पब्लिक। उद्यम क्या हो गया? उद्योग धंधा। तो सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट और अकाउंट की जांच करना इसका कार्य होता है। फिर सार्वजनिक उद्यमों पर CAG के रिपोर्ट की जांच करना भी इसका कार्य होता है। तो कार्य की बात करें तो पब्लिक एंटरप्राइजेज के रिपोर्ट और अकाउंट की जांच करता है। जो भी सार्वजनिक उद्यम होते हैं उसके रिपोर्ट की और अकाउंट की जांच करते हैं। दूसरा है सार्वजनिक उद्यमों पर CAG की रिपोर्ट की भी जांच करना इसका कार्य होता है। तीसरा अगर बात करें तो सार्वजनिक उद्यमों का जो प्रबंधन होता है उसकी जांच करना कि ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों या युक्तिसंगत तरीके से हो रहा है या नहीं। तो 2-3 कार्य हैं, उसको आप याद रखेंगे। अब इसकी हम कुछ सीमाओं को देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या सीमाएं हो सकती हैं। पहला जिसमें कि है नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, या लोक उपक्रम समिति की बात हो रही है, या जो है नीति निर्माण में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। व्यवसायिक निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकती है। जो भी व्यवसाय से रिलेटेड कोई निर्णय सरकार लेती है तो उस पर यह समिति सवाल नहीं उठा सकती है। जब तक कि ये वित्तीय अनुशासन से संबंधित ना हो तब तक वह सवाल नहीं उठा सकता है। इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है, लेकिन नैतिक रूप में प्रभावशाली जरूर होती है। तो लोक लेखा समिति की सीमाओं को देख लिए। अब हम इसके महत्व की चर्चा करते हैं कि लोक लेखा समिति का आखिर महत्व क्या होता है।
यह समिति जो है सार्वजनिक धन के उपयोग की पारदर्शिता को बनाए रखने में सहायक होती है। जो भी सार्वजनिक धन होते हैं उसकी पारदर्शिता को बनाए रखने में यह समिति सहायक होती है। दूसरा है संसद में सरकारी उपक्रमों के बीच यह जो है ब्रिज का कार्य करती है। संसद में सरकारी उपक्रमों के बीच जो है यह सेतु यानी कि ब्रिज का कार्य करती है। तो ये था संसद के प्रमुख समितियों के विषय में कुछ जानकारी, जिसमें हमने विभिन्न समितियों के माध्यम से समझा कि कैसे संसदीय व्यवस्था में यह सहायक होती है, कैसे हमारा संसद काम करता है। साथ ही साथ वित्तीय व्यवस्थाओं में हमने लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति को देखे, जिसमें कि सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, स्थापना, ये सब हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा। अगर आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हुआ हो और वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।